नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू बायोस्फीयर। कैसे हैं आप सभी। और आप देख रहे हैं सीरीज जनरल साइंस, जहां पर हम डिस्कस करते हैं एचपीआरसीए का सिलेबस। और एचपीआरसीए का सिलेबस जो जेबीटी, पटवारी, जेओए और जितने भी एग्ज़ाम हैं जहां पर जनरल साइंस इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ सिलेबस, वो हम यहाँ पर टॉपिक वाइज टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। और आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल जो है ये टॉपिक्स होने वाले हैं। इन सारे टॉपिक्स यानी ये जितने भी एमसीक्यूज हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, इसकी एक सेपरेट पीडीएफ फाइल जो है वो आप लोगों के लिए अवेलेबल है। आप अगर उस पीडीएफ फाइल को परचेज करना चाहते हो तो आपको जस्ट व्हाट्सएप करना है इस नंबर पर। नंबर दिया गया है 82-195-38-280। इस नंबर पे आपने पीडीएफ के लिए व्हाट्सएप करना है। आपने लिखना है पीडीएफ ऑफ जनरल साइंस प्लीज, ठीक है। और आपको पूरे का पूरा पीडीएफ जो है वो दिला दिया जाएगा। सिर्फ 30 रुपीज़ का कंट्रीब्यूशन जो है वो आपने करना है। ये एमसीक्यूज जो है ये आपको हेल्प करेंगे आपके रिवीजन में। जब आप टॉपिक को समझ चुके होंगे, उसके बाद जब आपने दोबारा रिवीजन करना होगा तो ये एमसीक्यूज अगेन आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, ठीक है। तो इससे पहले हम जो है वो 35 टॉपिक कर चुके हैं और पूरी की पूरी सेपरेट प्लेलिस्ट जो है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। इस आई बटन पर आप क्लिक कर सकते हैं अगर आपने अब तक वो नहीं देखे हैं, ठीक है। तो आज ये 36 टॉपिक जो है वो हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें 9th क्लास के 3 चैप्टर्स जो हैं वो इन्वॉल्व किए गए हैं। एक है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, दूसरा है टिश्यूज और तीसरा है इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो चैप्टर्स हैं ये काफ़ी लंबा वीडियो बन सकता है। तो इस टॉपिक के हमने 2 सब पार्ट्स जो हैं वो बना रहे हैं। पहला सब पार्ट ये आज आप लोगों के सामने है और नेक्स्ट सब पार्ट जो है वो नेक्स्ट सेशन में आप लोगों के लिए अवेलेबल करा दिया जाएगा, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए ओपन है। आपके जो भी क्वेरीज हों, जो भी क्रिटिक्स हों, आप ज़रूर उनको शेयर कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन कहता है द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज, जीवन की मूल संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। तो ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर टिश्यूज, ऑर्गन, सेल एंड सिस्टम। तो हम सभी जानते हैं कि द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल, यानी कोशिका जो है वो जीवन की मूल संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। स्ट्रक्चरल का मतलब क्या है? स्ट्रक्चरल का मतलब है चाहे वो आपके बैक्टीरिया है, सबसे छोटा एक कोशिक जीव है ना, यूनिसेल्युलर जो ऑर्गेनिज्म है वो बैक्टीरिया है। और उसके बाद आप देखते हैं ब्लू व्हेल जो सबसे बड़ा जीव है ना, मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। तो ये बैक्टीरिया से लेकर ब्लू व्हेल के बीच में जितने भी प्रकार के ऑर्गेनिज्म आते हैं, जितने भी प्रकार के जीव आते हैं, दे ऑल आर मेड अप ऑफ सेल। वो कहीं ना कहीं सेल से या सेल के एग्रीगेशन से ही बने हुए हैं, ठीक है। तो जब हम सेल के एग्रीगेशन की बात कर रहे हैं तो इस हायरार्की को आपने याद रखना है कि सेल्स जो हैं वो बहुत सारे सेल मिलकर क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं, उत्तक बनाते हैं। ये उत्तक मिलकर जो है ये टिश्यू सिस्टम बनाते हैं, ठीक है। और उसके बाद ही आपके पास क्या बनता है? ऑर्गन बनता है। ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है और उसके बाद ही क्या बनता है? आपके पास ऑर्गेनिज्म बनता है। तो ये हायरार्की आपने याद रखनी है कि एक सेल से ही जीवन जो है उसकी शुरुआत जो है वो भी होती है, ठीक है। तो अगर आप फंक्शनल यूनिट की बात कर रहे हैं तो फंक्शनल यूनिट का मतलब क्या हुआ कि ये जो सेल है ये अपने आप में संपूर्ण जीवन के लिए जो भी ज़रूरी प्रक्रियाएं हैं, ठीक है, चाहे वो रेस्पिरेशन है, ऊर्जा का प्रबंधन करना है, अपने वेस्ट का मैनेजमेंट करना है, वो सारी की सारी क्रियाएं जो है वो कौन करता है? ये सेल ही करता है, ठीक है। बैक्टीरिया यूनिसेल्युलर है ना, तो सेल के छोटे जो ऑर्गन्स हैं, सेल के अंदर जो ऑर्गन्स नहीं सॉरी ऑर्गेनेलीज जो हैं, कोशिकांग जिसे कहते हैं, तो वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस में हमें देखने को नहीं मिलते हैं, ठीक है। स्वतंत्र रूप से वो हमें जीवन यापन करते हुए नजर नहीं आते हैं, जबकि सेल जो है वो अपने आप में स्वतंत्र जीवन जो है वो जी सकता है, ठीक है। तो इसी के मद्देनजर रखते हुए एक और क्वेश्चन जो है वो यहाँ से बनता है, वो बनता है सेल थ्योरी का,
ठीक है। सेल थ्योरी किसने दी थी? सेल थ्योरी दी थी शेल्डन और श्वान ने, SCHLEIDEN, शेल्डन एंड श्वान ने दी थी। ठीक है। हुआ क्या था कि ये जो शेल्डन है इसने 1838 में बोला कि जितने भी 1838 और श्वान जो है इसने 1839 में बोला। ठीक है। इन्होंने क्या कहा कि जितने भी प्लांट्स हैं और जितने भी एनिमल्स हैं, ठीक है, जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, वो किस चीज के बने हुए हैं? सेल से मिलकर ही बने हुए हैं। ये बेसिकली एक सेल थ्योरी है 1838-1839 में शेल्डन और श्वान ने दी। और उसी के बाद एक और नाम आपने याद रखना है, वो है रुडोल्फ वर्शो का। ये जो रुडोल्फ वर्शो है ये बोलता है ओमिनिस सेल्यूला ए सेल्यूला, यानी जितने भी सेल्स हैं, जितनी भी कोशिकाएं हैं, वो पहले से उपस्थित किसी कोशिका से जन्मी हुई है। ठीक है। कोशिका कोई नई चीज नहीं है, ये क्या है? सेल arise from pre-existing सेल। ठीक है। तो ये किसने कहा? ये रुडोल्फ वर्शो ने कहा। ओमिनिस सेल्यूला ए सेल्यूला स्टेटमेंट भी इसको कहा जाता है। ठीक है। इसके अलावा कुछ और चीजें जो यहाँ से हमें याद रखनी चाहिए, जैसे जो सेल की खोज है वो किसने की? कोशिका की खोज जो है वो किसने की? ये की थी रॉबर्ट हुक ने। हुके इसको लिखते हैं, रॉबर्ट हुके ने की थी 1665 में। एक और साइंटिस्ट हैं जिनको आप बोलते हैं ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक। ठीक है। ल्यूवेनहॉक ने 1674 में इन्होंने क्या किया था? पॉन्ड यानी तालाब में फ्री लिविंग यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म बोल सकते हैं आप। ठीक है। फ्री लिविंग ऑर्गेनिजम्स को देखा था, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखा था। ल्यूवेनहॉक हो गया। उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन है। ब्राउन ने खोज की थी केंद्रक की, यानी न्यूक्लियस की। सेल के अंदर जो केंद्रक होता है उसकी न्यूक्लियस, उसको न्यूक्लियस बोलते हैं, उसकी खोज की थी कब? 1831 में। उसके बाद एक और नाम याद रखना है, पुरकिंजे। ये पुरकिंजे ने 1839 में प्रोटोप्लाज्म की खोज की थी, कोशिका द्रव्य जिसको कहते हैं। सॉरी। ठीक है। तो ये सारी चीजें आपने यहाँ पर ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनेली इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ सेल? कौन से कोशिकांग को कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं, वो कहलाता है? राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस या लाइसोसोम? तो हम सभी जानते हैं कि ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। इसको ऊर्जा गृह कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। ठीक है। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो सेल्यूलर रेस्पिरेशन है, ठीक है, एक सांस तो हम बाहर से ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, उसको छोड़ रहे हैं, लेकिन जो ऑक्सीजन ले रहे हैं उसको उपयोग में लाते हुए हम क्या करते हैं? हमारा जो भोजन है, जो कार्बोहाइड्रेट्स है, ठीक है, उनको क्या है? तोड़ते हैं और वहां से क्या निकलती है? ऊर्जा निकलती है। तो ये सारा का सारा ऊर्जा किस चीज की फॉर्म में? एटीपी की फॉर्म में निकलती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में निकलती है। ये कहाँ पर होता है ये सारा काम? ये सारा काम होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, इसीलिए इसको ऊर्जा गृह कहते हैं। और ये जो एटीपी है इसको क्या कहते हैं? एनर्जी करेंसी कहते हैं। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर राइबोसोम दिए हैं। राइबोसोम किस चीज के लिए जरूरी है? ये प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए, प्रोटीन के संश्लेषण के लिए जरूरी है। राइबोसोम दो तरह के होते हैं, एक होते हैं आपके पास फ्री राइबोसोम और एक होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बाउंड माइक्रोसोम। ठीक है। बाउंड राइबोसोम, सॉरी, माइक्रोसोम नहीं, राइबोसोम। तो कुछ ये जो राइबोसोम होते हैं, प्रोटीन फैक्ट्रीज जो होती हैं, ये कुछ प्रोटीन फैक्ट्रीज कैसी होती हैं? फ्री लिविंग होती हैं। फ्री लिविंग नहीं बोलेंगे इसको, मतलब कोशिका के अंदर क्या है, ये इस तरह से फ्री पड़ी हुई हैं। ठीक है। तो ये भी प्रोटीन की सिंथेसिस करती है, लेकिन कुछ
कुछ जो राइबोसोम होंगे वो कैसे होंगे, इस तरह से यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये होता है। ये यहाँ पर इस तरह से मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम्स जो हैं वो यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये भी एक कोशिकांग है और ये भी दो तरह का होता है। एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम जो है वो चिपके हुए होते हैं। ठीक है, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कोई राइबोसोम्स जो हैं वो नहीं होते हैं। इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या है इसको भी समझ लेते हैं। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है यहाँ पर राइबोसोम होंगे तो यहाँ पर तो हो जाएगी प्रोटीन की सिंथेसिस। लेकिन जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या है, ये दो तरह के कार्य करता है, बहुत सारे कार्य करता है लेकिन दो मेन आपने याद रखने हैं। एक जो लिपिड्स होते हैं उनकी सिंथेसिस करता है, उनका संश्लेषण करता है, और दूसरा सेल का क्या करता है, डिटॉक्सिफिकेशन करता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम याद रहेगा। इसके अलावा इसका काम जो है वो ट्रांसपोर्टेशन में भी होता है, जैसे यहाँ से जो प्रोटीन बन रही है उनको ट्रांसपोर्ट करना है। ठीक है, इधर से दूसरी एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाना है। लेकिन जो मेन ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है वो होता है गोल्जी का। गोल्जी का जैसे डाकिये होते हैं ना, वैसे ही ये डाकिये भी नहीं बोलेंगे इनको आप, पोस्ट ऑफिस जो है जिस तरह से होते हैं उसी तरह से गोल्जीज जो हैं वो ये होती हैं। इनका काम क्या होता है, जैसे यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने प्रोटीन्स को बनाया तो यहाँ पे ये गोल्जी क्या करती है, ये करती है उनकी मॉडिफिकेशन। ठीक है, उनको मॉडिफाई करेगी। ठीक है, फिर उनकी पैकेजिंग करेगी, जैसे कुरियर वाले होते हैं आपके वैसे उनकी पैकेजिंग करेगी और फिर बाद में उसको ट्रांसपोर्ट करेगी, ट्रांसपोर्ट कर देगी। और ये जो ट्रांसपोर्ट करने के बाद ही क्या है, यहाँ पर सिक्रीशन भी होती है, जहां पर इनकी जरूरत होगी वहां पे इनको जाके सिक्रीट भी कर देगी। ठीक है, और उसके बाद ये लाइसोसोम्स जो आते हैं ये भी गोल्जी बॉडी ही बनाती हैं लाइसोसोम। ठीक है, तो ये लाइसोसोम जो है, इन लाइसोसोम में कुछ पाचक एंजाइम्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम जिसको बोलते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। ये जो डाइजेस्टिंग एंजाइम है ये कोशिका के अंदर जो कोशिका का भोजन है या कोई बाहरी पदार्थ आ गया है, फॉरेन बॉडीज अगर आ गई हैं तो उनको तोड़ने का ये काम करता है लाइसोसोम। ठीक है, ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम है इसके अलावा सेल में अगर इसको लगे कि कोई खराबी आ गई है और ये सेल जो है ये बाकी सेल्स को खराब कर देगा, ठीक है, बाकी कोशिकाओं को खराब कर देगा, तो ये लाइसोसोम क्या है, अपने ही सेल को खा जाता है। तो इसको सुसाइडल बैग ऑफ सेल भी कहते हैं। ठीक है, आत्मघाती थैली, सुसाइडल बैग, सुसाइडल बैग ऑफ सेल। उसके बाद यहाँ पे बचा न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस जो है ये भी अपने आप में बहुत जरूरी एक कोशिकांग है। बहुत जरूरी क्या मतलब, जैसे कंप्यूटर के लिए सीपीयू होता है, हमारे लिए दिमाग होता है, वैसे ही एक कोशिका के लिए ये न्यूक्लियस होता है। तो कोशिका में जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस सेल कब विभाजित करेगा, ठीक है, सेल की डिवीजन कब होगी, कैसे होगी, आप आनुवंशिकी जो है आपकी वो कहाँ से तय होती है, वो इस न्यूक्लियस से ही तय होती है। बहुत सारी प्रोटीन्स जो हैं उनका जो मैनेजमेंट है वो न्यूक्लियस से ही होता है। जीन का एक्सप्रेशन है, ठीक है, डीएनए क्योंकि यहाँ पर है तो वो डीएनए से क्या है आगे चलकर प्रोटीन बननी है, जो आपको आपके मतलब आपका जो जीवन है उसमें उसके सारे के सारे चीजें जो है वो नजर आती हैं। ठीक है, जैसे आपके हाथों का रंग कैसा होगा, आपके बालों का रंग कैसा होगा, वो कर्ली होंगे नहीं होंगे, आंखों का रंग कैसा होगा, ठीक है, इंसुलिन आपके पेट में बनेगा नहीं बनेगा, सही बनेगा नहीं बनेगा, थायराइड ज्यादा बन रहा है कम बन रहा है, हर एक चीज ठीक है वो क्या है, जीन एक्सप्रेशन के थ्रू होती है। आपकी आनुवंशिकी जो है वो तय करती है। आपकी कोशिका का विभाजन हो गया, उसके बाद आरएनए का विश्लेषण भी करना और आरएनए को क्या है प्रसंस्करण, दोबारा आरएनए भी बनाना। इससे आपके शरीर की जो ग्रोथ है, आपके शरीर का जो मेटाबॉलिज्म है, मेटाबॉलिज्म क्या हुआ, आपके शरीर में जो बनने और टूटने की प्रक्रिया है, ठीक है
वो प्रक्रिया ओवरऑल क्या है, मेटाबॉलिज्म उसको कहते हैं। तो वो भी कौन है, ये न्यूक्लियस ही तय कर रहा है। ये सारी चीजें कौन तय कर रहा है, आपका न्यूक्लियस यानी केंद्रक तय कर रहा है। उसके बाद अगर आप प्लांट सेल में देखें तो वहां पर आपको प्लास्टिड देखने को मिलते हैं। ठीक है, प्लास्टिड्स देखने को मिलते हैं। 3 तरह के प्लास्टिड देखने को मिलते हैं। एक है क्लोरोप्लास्ट, दूसरा है क्रोमोप्लास्ट और तीसरा है ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में जो भी फोटोसिंथेसिस करते हैं प्लांट्स, ठीक है, वहां पे हरा जो पौधा है, ठीक है, हरापन जो है वो किसकी वजह से, क्लोरोप्लास्ट की वजह से। यहाँ पे क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, यहाँ पे क्या होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। क्रोमोप्लास्ट जो भी रंग हैं, जो भी रंग आपको पौधों में नजर आते हैं, फूलों का रंग है, ठीक है, पपीते का रंग है, सेब का रंग है, लाल रंग है, पीला रंग है, बैंगनी रंग है, जामुनी रंग है, वो क्रोमोप्लास्ट की वजह से होता है। क्रोमो का मतलब क्या होता है, कलर होता है। और ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है, ये व्हाइट होते हैं, ठीक है, सफेद रंग के होते हैं ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, तो ये प्लास्टिड क्या है, ये भोजन का संश्लेषण भी करते हैं और बहुत सारे भोजन को ये स्टोर करके भी रखते हैं। ठीक है, तो ये कुछ एक जरूरी न्यूक्लियस हो गया, प्लास्टिड हो गया, गोल्जी हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, राइबोसोम। फिलहाल के लिए इतना ही, आगे किसी और क्वेश्चन में आएगा तो उसको और देखेंगे। टिश्यू इज डिफाइंड एज, ऊतक की परिभाषा क्या है, ऊतक की परिभाषा क्या है, ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स, ग्रुप ऑफ सेल विद सेम ओरिजिन एंड फंक्शन, ग्रुप ऑफ सिस्टम्स या ग्रुप ऑफ ऑर्गेनेलीज। तो टिश्यूज जो होते हैं, टिश्यूज होते हैं ग्रुप ऑफ सेल विद सेम ओरिजिन एंड फंक्शन, ग्रुप ऑफ सेल समान उत्पत्ति व कार्य वाली कोशिकाओं का समूह, वो क्या हुआ, टिश्यू हुआ। ठीक है, तो यहां पर क्या है, जो भी ऊतक है, ऊतक क्या है, कोशिकाओं का समूह है। ठीक है, क्यों है ये कोशिकाओं का समूह, क्योंकि इन सभी को कैसा, एक दूसरे के साथ मिलकर क्या काम करना है, मिलकर काम करना है। क्या काम करना है, स्पेसिफिक टास्क करना है। ठीक है, पर्टिकुलर फंक्शन, कोई एक जरूरी काम है वही करना है, इन्होंने पर्टिकुलर फंक्शन करना है। उसके लिए क्या है, ये ऊतक जो है ये बनते हैं। सेम स्ट्रक्चर भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता, जरूरी नहीं कि जो टिश्यूज है उनमें सेम ही स्ट्रक्चर हो। जैसे हम प्लांट्स के केस में कॉम्प्लेक्स टिश्यू पढ़ेंगे तो वो सेम स्ट्रक्चर के हमें नजर नहीं आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, टिश्यू इज डिफाइंड एज समान उत्पत्ति व कार्य करने वाली कोशिकाओं का समूह। जैसे अभी हम यहाँ पर प्लांट टिश्यू की बात करते हैं, तो जो प्लांट्स है, पौधे हैं, उनके जो ऊतक हैं वो काफी हमें सरल देखने को मिलते हैं, बजाय इसके कि आप जानवरों के ऊतकों को देखें। क्योंकि जो जानवर हैं, ठीक है, एनिमल्स जो हैं, उनमें क्या है, बहुत सारा अलग अलग तरह का काम करना है। वो मोबाइल हैं, बात कर सकते हैं, जैसे हम बात कर सकते हैं। बहुत सारे एनिमल्स जो हैं वो साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, उनके पास देखने की क्षमता है, सेंसेस हैं उनके पास। प्लांट्स के पास ऐसी वैसी कोई चीजें नहीं हैं, उनको एक ही जगह खड़े रहना है, बहुत सिंपल उनकी लाइफ है। ठीक है, तो प्लांट के टिश्यूज भी बहुत ज्यादा सिंपल हैं। 2 तरह के टिश्यूज हैं, इनको यहाँ पे इस चार्ट को आपने ध्यान से समझना है। एक होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरे होते हैं परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को विभज्योतक टिश्यू भी कहा जाता है, विभज्योतक ऊतक भी है ये। ठीक है, और परमानेंट टिश्यू क्या हो, स्थायी ऊतक। समझने की कोशिश करेंगे। 3 तरह के हैं, एपिकल है, लेटरल है, इंटरकैलरी है। एपिकल मतलब जैसे ये पौधा है तो इसकी टिप के ऊपर जो टिश्यू होगा वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होगा, वो कैसा होगा, एपिकल टिश्यू होगा। मेरिस्टेम का मतलब यहाँ पर क्या है, जो हमेशा टूटते रहते हैं। ठीक है, नई कोशिकाएं जहां से बनती रहती है। ठीक है, डिवाइडिंग सेल होते हैं। डिवाइडिंग मतलब यहाँ पर नई कोशिकाओं का निर्माण हमेशा होता रहेगा। और स्थायी का मतलब क्या है, यहाँ पर नई कोशिकाओं का निर्माण नहीं होगा, यहाँ पर पहले से जो कोशिकाएं बन गई है उनमें कुछ क्या होती हैं, मॉडिफिकेशंस होती हैं, और वो कुछ स्पेशल फीचर्स जो हैं वो उनमें आ जाते हैं, जिसकी वजह से वो परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाते हैं।
ठीक है। ये जो पौधे हैं इनमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यानी जहां पर कोशिकाएं लगातार बनती रहती हैं, जुड़ती रहती हैं, वो क्या है, 3 जगह पर आपको देखने को मिलता है। एक है आपका एपिकल, दूसरा है लेटरल और तीसरा है इंटरकैलरी। ठीक है, एपिकल यानी टिप के ऊपर, लेटरल यानी आपकी लेटरल साइड में, ठीक है, इस तरह से जो साइड्स हैं वहां पर, और इंटरकैलरी यानी जो आपके और इंटरकैलरी का मतलब क्या है, यहां पर जो आपको ग्रोथ देगा। ठीक है, जैसे एपिकल जो है वो भी लंबाई देता है आपको, लेटरल जो है, लेटरल कैम्बियम का मतलब क्या है, साइड में। ठीक है, इस तरह से जैसे पेड़ का तना क्या है, पहले वो एक बिल्कुल पतला सा, जब वो बीज से निकलता है, ठीक है, तो बहुत पतला होता है, लेकिन धीरे धीरे पेड़ क्या है, उसका दायरा जो है वो बढ़ता जाता है। ठीक है, तो वो छोटे से बहुत बड़ा होता जाता है, दायरा उसका बढ़ता जाता है, डायमीटर बढ़ता जाता है। ये किस चीज की वजह से बढ़ता है, इस लेटरल मेरिस्टेम की वजह से बढ़ता है, जिसमें आपका कैम्बियम भी आता है, कैम्बियम। ठीक है, और उसके बाद इंटरकैलरी मेरिस्टेम, जैसे आपने घास देखी होगी, घास में बहुत प्रोमिनेंटली ये देखने को मिलता है हमें। घास में क्या होता है, इस तरह से गांठें बनी हुई होती हैं, इस तरह से गांठें बनी हुई होती हैं घास में। तो ये जो गांठें होती हैं, जैसे आपने बांस देखा होगा, बांस में इस तरह की गांठें होती हैं। ठीक है, या कोई भी घास आप ले लीजिए, आजकल फसलों का सीजन चल रहा है, गेहूं की कटाई हो रही है ना, तो गेहूं का पौधा आप देखोगे तो उसमें भी इस तरह की गांठें जो हैं वो रह जाती हैं, जो ट्रैक्टर में बहुत ज्यादा रह जाती हैं और फिर बाद में उनको छांटना पड़ता है अगर आपकी गेहूं सूखी ना होगी तो। ठीक है, तो ये जो गांठें हैं, इन गांठों के ऊपर नीचे या जो आपके पत्ते हैं उनके बेस पर, ठीक है, पत्तों की जो क्या बोलते हैं इसको, डंडी होगी, इसके बेस पर क्या है, ये इंटरकैलरी मेरिस्टेम उपस्थित होता है। ये भी लंबाई के बढ़ने में आपकी पौधे की हेल्प करता है। स्थायी यानी परमानेंट टिश्यू की अगर हम बात करें तो ये 2 तरह के हैं। एक तो सिंपल, जिसमें मतलब एक ही तरह की कोशिकाएं जो है वो आपको देखने को मिलेंगी, और दूसरी क्या होती हैं, कॉम्प्लेक्स, जिसमें आपको एक से ज्यादा कोशिकाएं जो है वो देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो सिंपल में अगर आप देखें तो सबसे पहले आता है आपके पास पैरेन्काइमा, फिर आता है कॉलेन्काइमा, फिर आता है स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा की अगर हम बात करें तो पैरेन्काइमा क्या, कैसे सेल्स होंगे, ऐसे सेल्स होंगे जिनके बीच में आपको बहुत सारा स्पेस जो है वो देखने को मिलता है। ठीक है, इस तरह से स्पेस जो है, यानी इन कोशिकाओं के बीच में आपको जगह, खाली जगह जो है वो देखने को मिलती है। सिंपल सिंपल से सेल होते हैं। ठीक है, सिंपल सिंपल से सेल्स होते हैं। एक और चीज, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट टिश्यू के बीच में अगर आप डिफरेंशिएट करना चाहते हैं तो जो ये जो मेरिस्टेमेटिक यानी डिवाइडिंग सेल होंगे, इनका जो न्यूक्लियस होता है ये काफी बीच में प्रेजेंट होता है, और जो परमानेंट टिश्यू हो जाते हैं इनका न्यूक्लियस जो है वो थोड़ा इस तरह से पेरिफेरी वाली साइड में चला जाता है, साइड में चला जाता है। ठीक है, इसके अलावा ये जो परमानेंट टिश्यू होंगे जरूरी नहीं कि जिंदा ही होंगे, बहुत सारे परमानेंट टिश्यू जो है वो मरे हुए भी होते हैं। ठीक है, तो ये जो पैरेन्काइमा है ये इसका अलग अलग फंक्शन है, जैसे स्टोरेज का काम भी ये करता है। प्लांट्स में बहुत सारा फूड मटेरियल जो है वो पैरेन्काइमा में ही स्टोर होता है। यहाँ पे जैसे क्लोरेन्काइमा लिखा है, तो क्लोरेन्काइमा में यहाँ पर क्लोरोफिल जो है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, हरित लवक जिसको लवक जिसको कहते हैं, ठीक है, वो यहाँ पर प्रेजेंट होता है क्लोरेन्काइमा में। पैरेन्काइमा का ही एक टाइप है। और दूसरा है एरेन्काइमा। एरेन्काइमा में आपके एयर स्पेसिस, ठीक है, एरन से याद रखना है, एयर स्पेसिस जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, उपस्थित होते हैं, और जिसकी वजह से जो जलीय पौधे हैं वो तैरते रहते हैं। ठीक है, तो जैसे आपका कमल का पौधा है, उसके पत्तियां जो है वो तैरती रहेंगी, तो उसमें क्या है, बहुत सारा एरेन्काइमा जो है वो वहां पर उपस्थित होता है। तो ये भी पैरेन्काइमा के ही टाइप हैं। दूसरा है कॉलेन्काइमा। कॉलेन्काइमा ऐसी कोशिकाएं होती हैं, कॉलेन्काइमा जो उत्तक है इसमें ऐसी कोशिकाएं उपस्थित होती हैं जहां पर आपको ये जो साइड्स है ये कहीं ना कहीं मोटी, ठीक है,
किसी किसी जगह से ये इस तरह से मोटी मोटी आपको नजर आती हैं। बीच में खाली जगह नहीं है, लेकिन जहां पर इनको जगह मिली वहां पर सेल्यूलोज की उपस्थिति की वजह से क्या है, ये इस तरह से मोटी मोटी हो गई है। ठीक है। और इस कॉलेनकाइमा के जो ये सेल्स होते हैं, इनका ये जो कॉलेनकाइमा टिश्यू है, उत्तक है, इसका काम क्या है, आपके पौधे जहां पर भी आपको ऐसा लगेगा कि ये मुड़ जाते हैं, ठीक है, जैसे नई टहनियां जो हैं वो मुड़ जाती हैं, पत्ते जो हैं वो मुड़ जाते हैं, तो वो किस चीज की वजह से मुड़ते हैं, इस कॉलेनकाइमा की वजह से ही मुड़ते हैं। ठीक है। उसके बाद है आपके पास स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा ये कैसा होता है, हार्ड होता है। ठीक है। जो भी आपके पास हार्ड टिश्यू नजर आएगा वो स्क्लेरेनकाइमा की वजह से यहाँ पर नजर आता है। लिग्निन जो है वो यहाँ पर उपस्थित होता है, और ये लगभग कैसे होते हैं, थोड़े से मृत कोशिकाओं की तरफ जो है ये बढ़ जाते हैं। ठीक है। स्क्लेरेनकाइमा तो हार्ड, आपके जो भी प्लांट में आपको हार्ड सा मटेरियल नजर आएगा वो किस चीज की वजह से बना हुआ है, इन स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स की, स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यूज की वजह से बना हुआ है। कॉम्प्लेक्स में आपके पास जाइलम और फ्लोएम आते हैं। जाइलम के ज से जल याद रखना है, ये जल के संचरण के लिए, परिवहन के लिए पौधों में, ठीक है, कहाँ से, जड़ों से लेकर ऊपर टिप तक पौधों में क्या है, जल को लेकर जाता है। और फ्लोएम, फ से फूड याद रखना है आपने। ठीक है। फूड क्या है, खाना। ठीक है। तो फ्लोएम जो है वो जितना भी आपका फूड पार्टिकल्स होंगे, पौधों के जो खाने होंगे, ठीक है, उसको क्या है, इधर से उधर लेके जाएगा। तो ये थे जाइलम और फ्लोएम। अभी जाइलम और फ्लोएम की ही अगर हम बात करें तो जाइलम जो है 4 अलग तरह के सेल से मिलकर बना हुआ है। ठीक है। जिसमें आपके पास क्या क्या आते हैं, सबसे पहले आता है जाइलम। जाइलम में क्या क्या प्रेजेंट होता है, ट्रैकीड्स प्रेजेंट होते हैं। एक ट्रैकीड्स होता है, दूसरा होता है वेसल, तीसरा होता है जाइलम पैरेन्काइमा, और चौथा होता है जाइलम फाइबर। वहीं आप फ्लोएम की बात करें तो फ्लोएम भी 4 तरह की अलग अलग कोशिकाएं जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलती हैं। पहला जो है वो आपको देखने को मिलेगा सीव ट्यूब्स, दूसरा आपको देखने को मिलेगा कंपेनियन सेल, तीसरा आपको देखने को मिलेगा फ्लोएम पैरेन्काइमा, और चौथा जो है वो आपको देखने को मिलता है फ्लोएम फाइबर्स। ये जो फाइबर्स लिख रही हूं मैं, ये वही फाइबर्स हैं जो आप अलग अलग चीजों में देखने को मिलता है आपको। ठीक है। जैसे आप रस्सियां बनाते हैं, धागे बनाते हैं, ठीक है, तो ये इसी फाइबर्स के जो हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। कॉटन अलग तरह का फाइबर है। ठीक है। कॉटन के जो फाइबर हैं, कॉटन के जो रेशे हैं, वो आपको कहाँ से मिलते हैं, वो आपको सीड से मिलते हैं। ठीक है। ये इसका सीड है, इस सीड के ऊपर इस तरह से जो रेशे लगे होंगे वो क्या होते हैं, कॉटन के फाइबर होते हैं। ठीक है। अदरवाइज जैसे भांग के जो फाइबर है, जूट है, पटसन है, ठीक है, ये सारे कैसे हैं, ये फ्लोएम फाइबर, जाइलम फाइबर, और भी अलग तरह के फाइबर्स हैं, लेकिन ये कुछ ऐसे ही फाइबर्स जो हैं वो होते हैं। ठीक है। तो जाइलम का काम क्या है, जल का परिवहन। फ्लोएम का काम क्या है, भोजन का परिवहन पौधों में।